So let's start today meter bridge, which is based on the application of Wheatstone bridge. Meter bridge और slide wire bridge या wire sliding bridge. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम इसको मीटर ब्रिज को. तो मीटर ब्रिज होता क्या है? ये मीटर ब्रिज, देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और दिखता कैसा है. लैब के अंदर आप सब लोग अपने अपने स्कूल्स के अंदर देख सकते हैं इसको. एक जो वुडन स्केल होता है, लकड़ी का स्केल होता है 1 मीटर लॉन्ग. तो यहाँ पर इसकी मार्किंग वगैरह लिखी भी रहती है. ये इस तरह से यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 0 फिर ऐसे 1 2 ऐसे करके यहाँ पर 100 तक लिखा हुआ रहेगा इस पर. और इस जगह पर जहां पर ये 100 होगा वहीं पर एक कॉपर की स्ट्रिप, थिक कॉपर की स्ट्रिप एल शेप यहां पर कनेक्टेड होगी. और इनके यहाँ पर आपको कुछ स्क्रूज दिखेंगे इस जगह पर. जहां पे 0 होगा वहीं पर एक स्क्रू दिखेगा. इस स्क्रू पे एक वायर को इस स्केल पर बांधा जाता है बिल्कुल स्ट्रेट. ये तो ये जो वायर है मैं यहाँ पे बाहर निकाल करके दिखा रहा हूं आपको, ये वाला. ठीक है, ये यहाँ पर भी एक स्क्रू होगा, इस पर टाइट कस दिया जाता है. और इस जगह पर फिर से एक एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप या ब्रास स्ट्रिप होती है, थिक कॉपर स्ट्रिप, ताकि एक बेस कंडक्टर का काम कर सके. और ऑलमोस्ट इसका रेजिस्टेंस इस पिक्चर में ना आए ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज. ठीक है, तो ऐसा कुछ इसके अंदर रहता है. हमें पता है जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया थिकनेस ज्यादा है ना, करंट उतनी ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना ही. यहां बीच में एक और ब्रास स्ट्रिप या कॉपर, अगर कॉपर है तो कॉपर, ब्रास है तो ब्रास स्ट्रिप यहाँ पर रहती है. तो इसको लगाने से ये सब कुछ एक वुडन प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है ना. ये फ्रंट से दिखा रहे हैं, बेसिकली ये इस तरीके से रहेगा. ये वुडन प्लेटफॉर्म पर ये इस तरह से एल शेप्ड, यहाँ पर ये इनके बीच में गैप, और फिर से ये एल शेप्ड यहाँ पर, और इनके बीच के अंदर ये एक वुडन स्केल लगा दिया जाता है. इस तरह से ये लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अटैच कर दिया जाता है सब. ठीक है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्या? मीटर ब्रिज. इसके बीच में ये जो गैप है इनको नाम दे देते हैं हम. ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेच वायर होता है, बिल्कुल भी लूज नहीं होता है, ताकि रेजिस्टेंस कम ज्यादा ना हो. ये 1 से लेकर के 100 तक, ये 0 से 100 तक टोटल यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग. 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ कितनी की हो गई? 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर. ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया गया है ए पॉइंट. इस पॉइंट को बोल दिया गया है, जो 100 वाला पॉइंट है उस पॉइंट को बोल दिया गया है सी पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया गया है डी पॉइंट. और यहां पर 2 स्क्रू और रहते हैं जिस पर हम वायर को टाइट करते हैं या रेजिस्टेंस इसको टाइट करते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक स्क्रू, ये जो गैप दिख रहे हैं, इन गैप को लेट सपोज इसको ए बी और इसको A1 B1. ठीक है, इस AB के बीच में बेसिकली नॉन रेजिस्टेंस लगाया जाता है. और ये नॉन रेजिस्टेंस कहां से आता है? ये आता है रेजिस्टेंस बॉक्स से. तो एक तरह से A और B के बीच में जो लगाया जाता है R ओम का रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पर अटैच है एक्चुअल में, यहां पर. और इस A1 B1 के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड करना होता है वो लगा दिया जाता है. यानी कि एक सिंपल कोई सा भी आपको लैब के अंदर एक वायर दे दिया जाएगा और उसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा. दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन. ठीक है, ये नोन हो गया.
नोन क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स से आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो आपको पता समझ में आ जाएगी। अब डी के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है, ये गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर का दूसरे एंड पर एक जॉकी होती है, ठीक है। ये जॉकी कुछ पेन जैसी दिखती है, जिसका यहां पर एक स्लाइडिंग के लिए एक इस तरह का कुछ शेप रहता है, जिसको यहाँ पे इस वायर पे हम टच करते हैं। ये जो वायर है ये जनरली इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है, और एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर हम लेते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर विथ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी। यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी का मतलब है कि इसका पर यूनिट लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर पर अगर 2 ओम है तो हर 1 सेंटीमीटर पर 2 ओम रहेगा। अगर 1 सेंटीमीटर पे 5 ओम है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का अगर इसका स्ट्रिप कट मैं एक कट कर दूं एक पीस, तो हर एक पीस अगर 5 ओम का है, 1 सेंटीमीटर का पीस, तो हर पूरा ये अगर 100 सेंटीमीटर है तो टोटल वायर कितने का हो गया? 500 ओम का। तो ये यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी हमने इसकी ले रखी है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब इस जॉकी से करेंगे क्या? हमारा ये पूरा सर्किट ध्यान से देखें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूं, कंपेयर कीजिएगा। ये देखिए ए सी, ये बी डी। तो ये देखिए डी पॉइंट आपको नजर आ गया। इस जगह पे हमने क्या बोल रखा है कि ये जॉकी है, ये जॉकी। और ये जो एसी है, ये ध्यान से देखें तो ये एसी 100 मीटर का वायर है, ये पूरा का पूरा, सॉरी 100 सेंटीमीटर का, 100 मीटर नहीं 100 सेंटीमीटर का। तो इस जॉकी को हमें एक पर्टिकुलर जगह टच ऐसे करना है ताकि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये हमें नल डिफ्लेक्शन दे दे, है ना। और ए और सी के बीच में क्या लगा देंगे हम? बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी इस तरह से लगा दी जाएगी, तो यहाँ पर ए और सी के बीच में आप बैटरी का कनेक्शन दोगे। यहाँ पर ये इस तरह से बैटरी का कनेक्शन हम ले रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इस जॉकी को इस तरीके से, अब आपको पता ही है कि ये वाला जो है आपका कौन सा, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में ये एक तरह से आपको आर ओम बोल दिया गया है रेजिस्टेंस बॉक्स से, और ये वाला हिस्सा जो सी और डी के बीच में ये एस ओम है ना, एस ओम, ठीक है। ये ए और डी के बीच में आर बोल दिया, ठीक, ए और डी के बीच में आर बोल दिया, सी और डी के बीच में एस हमने लगा दिया। अब हमारा ये हो गया है पी, ये हो गया है क्यू। तो ये पी और क्यू किसके बीच में? ए बी और बी सी। तो करेंगे क्या, अब यहां पर हमें ये पूरा ए बी सी मिलकर के 1 मीटर का वायर, 1 मीटर का यानी कि 100 सेंटीमीटर का वायर है। तो जनरली पहले हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज में इतना सा बोलते हैं कि आर इज एडजस्टेड सच दैट, अब इसके अंदर पी क्यू को हम एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? हो सकता है कि ये मैं जॉकी को यहां कनेक्ट कर देता तो ये मेरा सर्किट यहीं से ऐसे बन जाता, मैं यहां पे टच करता तो यहां से बन जाता। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो स्लाइडर का काम कर रहा है जॉकी, इसको इस जगह पे, इस वायर पे, ब्लू वायर पे जो बना हुआ होता है जनरली कॉन्स्टेंटन या मैग्नेटिन का, तो इसको लेट सपोज हमने कहीं पर टच कर दिया, यहां पर कोई मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, यहां पर कहीं पर टच कर दिया और पता चला कि इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो गया। बेसिकली इसको करेंगे कैसे, ये मान लीजिए कि ये जॉकी है,
तो इस जॉकी को क्या करेंगे हम, एक बार पहले इधर टच करेंगे, और हो सकता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर ये जो रीडिंग है, ये वाली रीडिंग यहाँ पर 0 होती है, ये 0 रीडिंग, ये इसकी नीडल रहती है, इधर ये हाईएस्ट और फिर इधर की तरफ हाईएस्ट और ये इधर की तरफ की हाईएस्ट। तो लेट्स सपोज इधर किया हमने और डिफ्लेक्शन मान लीजिए इधर आ गया, तो हमारा एम हुआ कि नहीं हमें तो डिफ्लेक्शन कम करना है, तो कम करेंगे तो क्या करेंगे, इधर करेंगे। तो हमें इसको घसीटना नहीं है, इसको स्लाइड डायरेक्ट नहीं करना है, बोलते स्लाइडिंग ये, लेकिन स्लाइड नहीं करना होता है। यहाँ पे टच किया फिर इधर टच करेंगे। अगर मान लो इधर मैंने टच किया और इसके अंदर डिफ्लेक्शन यहाँ आ गया, तो मुझे पता चल गया कि डिफ्लेक्शन इन दोनों के बीच में आके ही कहीं 0 का, तो फिर मैं इसको इधर टच करूंगा तो लेट्स सपोज ये नीडल यहाँ तक आई, फिर मैं इसको इधर टच करूंगा, हो सकता है नीडल यहाँ पे आई। तो ऐसे करते 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 हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पर अब डिफ्लेक्शन कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। ये हमारी कंडीशन मिल गई नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन, तो वही बी पॉइंट कहलाया, तो ये बी पॉइंट हो गया। अब देखो आपको सब कहानी क्लियर हो गई होगी, ए बी बी सी, ए बी बी सी। तो ए से बी में ये जो ब्लू वायर नजर आ रहा है, इसकी लेंथ अगर मैं एल बोल दूं, तो यहां से यहां तक की लेंथ 100 सेंटीमीटर माइनस एल सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर में लिया है मैंने, तो ये 100 माइनस एल होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोल रखा है फॉर एग्जांपल, आप समझने के लिए भी माइंड में समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो एल सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 2L, है ना। और इसी तरह से 100 माइनस एल का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 माइनस एल। तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और है, तो ये जो भी एल लेंथ का वायर है इसका रेजिस्टेंस ही हमने बोल रखा है P। 100 माइनस एल लेंथ जो BC लेंथ है इसका रेजिस्टेंस ही बोल रखा है Q, और वो अब इस डायग्राम के अंदर शो गया। तो ये है आपका मीटर ब्रिज, और ये है इसका तरीका। जनरली क्या होता है कि लैब में आने के बाद बच्चे स्लाइड करते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता ही है कि इधर पे डिफ्लेक्शन आया तो मैं क्या करूंगा, इस जॉकी को यहीं से रख करके ऐसे करूंगा, तो ये भी धीरे 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 इधर होता जाएगा कि यहाँ से घसीटना स्टार्ट किया इसको जॉकी को, और ये यहाँ पे आकर के 0 हो गया। ऐसा करना नहीं चाहिए लैब में, इसलिए बताया भी जाता है ये चीज, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार परफॉर्म करोगे कुछ नहीं होगा, 2 बार परफॉर्म करा जनरली कुछ नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि लैब के अंदर एक ही स्टूडेंट काम नहीं कर रहा है एक इंस्ट्रूमेंट पर, बहुत से बच्चे उसके अंदर परफॉर्म करते हैं, तो उससे क्या होगा, बार बार आप उसको घसीटोगे, स्लाइड कंटिन्यूएशन में करोगे, तो वो वायर थिन होता हुआ चला जाएगा। वायर थिन होगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि अब उसकी यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी नहीं बचेगी, पर यूनिट लेंथ सेम रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। इस वजह से बोला यह जाता है कि आप हमेशा कोशिश करो कि इस तरह से एक इधर टच किया फिर इधर टच किया, तो इस टच करने के हिसाब से आप इसको नल डिफ्लेक्शन लेकर के आओ, ठीक है। सो दिस इज द मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज विच इज एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसी की वर्किंग है। अब नल डिफ्लेक्शन आते ही ये हमारा क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, यानी कि मीटर ब्रिज क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। और अगर मीटर ब्रिज बैलेंस हो गया इस कंडीशन में, तो कंडीशन क्या लिखते हैं हम, पहले तो ये बताओ यहां तक कितना वो समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन इसकी पूरी ढंग से। तो अब अगर ये मीटर ब्रिज जो बैलेंस हो चुका है तो हम इसकी कंडीशन लगाते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, अब इतना तो समझ में आ ही चुका है आपको। So now when meter bridge is balanced, मीटर ब्रिज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर का है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो व्हेन मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड, यानी कि जिस टाइम पे गैल्वेनोमीटर विल गिव यू द 0 रीडिंग नल डिफ्लेक्शन, दैट टाइम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये छोटा सा डायग्राम माइंड में फिर से आप याद रखें। ये P Q R S, ध्यान से ये याद रखिएगा, जो P अपॉन Q करते हैं तो जनरली ए बी और बी सी आर्म को रेशियो आर्म्स बोलते हैं, ये शायद मैंने कल भी प्रीवियस क्लास में बताया था आप लोगों को। और AC आर्म को बैटरी आर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट करते हो। और BD ब्रांच को आप
गैल्वेनोमीटर ब्रांच बोलते हो, है ना, या अमीटर ब्रांच बोल देते हो, जो करंट मेजर करने की काम आती है। सो ये मीटर ब्रिज जब बैलेंस हो गया उस टाइम पर इसके अंदर IG 0 हो चुकी है, ये पिक्चर से हट चुका है, तो अब S आपका अननोन रेजिस्टेंस है, तो S यहां से कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, S इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू R। R आपका कहां से आया हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स से। सर Q बाय P। अरे यार Q बाय P, सॉरी Q बाय P रेजिस्टेंस बॉक्स से ये आया हुआ है ना। तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या कह रहेगा, नॉन रेजिस्टेंस, दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, नॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, लेकिन अब आपको नॉन रेजिस्टेंस तो सिर्फ R पता है, क्योंकि हर बार जब कोई बच्चा करेगा अगर इसकी बैटरी की वैल्यू चेंज कर दी जाएगी तो फिर डिफ्लेक्शन भी अलग अलग जगह के अलग अलग पॉइंट पे आ सकता है बैटरी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो उसको चेंज करने के लिए यहां पर क्या कर दिया जाता है, जनरली एक रियोस्टेट लगा देते हैं। रियोस्टेट बोले तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू को कम ज्यादा करके बैटरी से फ्लो होने वाली कंट्रोल को कम ज्यादा किया जा सकता है। तो टीचर क्या करेगा, आपको रियोस्टेट की वैल्यू अलग कर देगा। तो एक बच्चे ने परफॉर्म किया, उससे 5 एम्पियर निकल रही थी, दूसरा बच्चा है रियोस्टेट की वैल्यू अलग कर दी, 4 एम्पियर निकल रही। 4 एम्पियर के रेस्पेक्ट में ऑब्वियस सी बात है कि फिर नल पॉइंट भी अलग जगह पर आएगा, तो सबकी रीडिंग अलग अलग आ सकती है, ठीक है। इन चीजों का माइंड में, यानी कि आप नकल में थोड़ी सी अकल लगाने की जरूरत है, तो वो देखना है कि कितने एम्पियर पे कहां पे आ रही है, तो परफॉर्म करना भी आपको सीखना चाहिए कि कैसे इसको परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो ध्यान रखिए, रियोस्टेट का पर्पस क्या है, इस बैटरी आर्म की करंट को कंट्रोल करना, यानी कि सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल करना है। जो आई निकलेगी इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर क्या लगा दिया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, है ना। एक इस तरह का कुछ आप देखेंगे सिलेंड्रिकल इस तरह का कुछ होगा, और उस पर एक स्लाइडिंग, इसको है ना धक्का दिया जाता है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इस तरह की वायरिंग बनी हुई होती है, और ये बेंच पर ये इस तरह से टिका होता है, इसको ऐसे खींचा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता, करंट पता चल जाती है कि कितनी करंट आ रही है, ठीक है। अच्छा साहब, अब R तो नोन है, Q और P अभी हमारे पास डायरेक्टली नोन नहीं है, S तो टोटली अननोन है, उसी का निकालना है, लेकिन डायरेक्ट आपको ये नहीं बोल रखा ना P इतने ओम का है, P आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे करें, तो सिंस वी नो दैट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बोल दिया हमने, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। तो जो हमने रेजिस्टेंस बोला, किसी का भी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जनरल जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और तभी तो यहां से रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला आता है रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इज द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी फिक्स है, ए फिक्स है, तो रेजिस्टेंस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसका मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं R1 अपॉन R2 तो L1 अपॉन L2 हो जाएगा, L1 अपॉन L2। इसका मतलब ये हो गया कि R1 की जगह अगर मैं P अपॉन Q बोल दूं, P अपॉन Q बोल दूं, तो P क्या है, P इज द रेजिस्टेंस ऑफ AB, और Q क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ BC। तो इसका मतलब अगर RAB अपॉन RBC कर रहे हो तो LAB अपॉन LBC करोगे। तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ये इसकी R1 R2 की जगह क्या लिख दें, RAB रेजिस्टेंस बिटवीन AB अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन BC शुड बी इक्वल टू लेंथ बिटवीन AB एंड लेंथ बिटवीन BC। RAB कितना है P, RBC कितना है Q, LAB ध्यान से देखो तो कितनी है L, और LBC कितनी है 100 माइनस L। तो ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो आपको क्या मिल जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। R इज नॉन रेजिस्टेंस। सो यहां पे आ गया ये क्या, Q अपॉन P की वैल्यू इसको उल्टा करके यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R।
आप कुछ सोचिए, L इज द L 100 माइनस L, 100 में से माइनस करोगे, L में से 100 को माइनस नहीं करोगे, 100 इज द टोटल लेंथ। इस चीज का ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो कि L माइनस 100 करना है तो रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ लेना है कि यार कहीं पे भी टच करूंगा जिसको L मान रहे हो तो 100 माइनस L ही होगी। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। लेंथ हमें पता ही है, लेंथ कैसे पता चलेगी, यहाँ पर मीटर ब्रिज है ना साहब, इस पे ये मार्किंग हुई भी है, स्केल है ये तो आपको पता चल गया कि यार ये कहाँ पे है। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से आया, यहाँ पर हो गया मान लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 6.3 पर आ गया तो L की वैल्यू आपको 6.3 हो गई, रिमेनिंग आपको 100 माइनस 6.3। इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड करोगे। R रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला था हमने रेजिस्टेंस, तो जितना रेजिस्टेंस हमने सर्किट में अप्लाई किया वो हमें पता था, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। दैट्स हाउ द मीटर ब्रिज वर्क्स। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज? Principle of meter bridge is it works, or its working is based on the principle of Wheatstone bridge. During the balance situation, during the balanced Wheatstone bridge, the condition will be P upon Q is equals to R upon S. Based on this Wheatstone bridge principle, it works. हाँ भाई, तो this was the meter bridge। कितनों को अच्छे से समझ में आ गया पूरा? So अब एक क्वेश्चन, find out the value of X when no current flows through the 5 ohm resistance। इसमें से जब 5 ohm से कोई करंट पास ना हो तो बताइए कि X की वैल्यू क्या होगी। डू इट फास्ट। देखिए साहब बोर्ड पर, यार ध्यान से देखो तो ये पॉइंट इनको देखो ना यार, A B C D, ABCD 4, यार ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ जाना चाहिए अब तो आपको। देखो A से 2 ब्रांच, ये A से 2 ब्रांच, B D, B और D के बीच में एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, C से 2 ब्रांच, C B C D, तो ये C से C B C D हो गया यार व्हीटस्टोन ब्रिज। A और C के बीच में बैटरी कनेक्ट कर रखी है यहाँ पर। तो अब तो ये डायग्राम मतलब ऐसे होने चाहिए, आपको आंखों के सामने नजर आना चाहिए, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो अब बोल दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ohm, थ्रू 5 ohm। तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। हर किसी को नहीं बोलेंगे, यहां बन रहा है इसलिए बोल रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस्ड है तो ए बी और बी सी, ये वाली ब्रांच ए बी बी सी आपकी क्या कहलाती है, रेशियो आर्म्स। तो ये आपके, और इनका रेशियो अपॉन इनका रेशियो, और ज्यादा तकलीफ हो तो आप इनका रेशियो भी ले सकते हो, सेम ही आएगा। आप ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, रेशियो सेम ही आएगा। तो देखो मैं यहाँ पर इनका रेशियो निकाल करके दिखाता हूँ, x अपॉन 2 ऐसे करके दिखाता हूँ, आपको सेम आंसर आएगा। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, 3 2 जा 6 ओम, 6 ओम आ गया, खत्म कहानी। अगर ऐसे करें देखो तो x अपॉन 18 इज इक्वल टू, ये इधर इनका रेशियो, ये p अपॉन q, r अपॉन s, तो 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 6। तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 इंटू 18, सेम ही तो आ रहा है 6 ओम, ठीक है ना। तो दिस इज दैट्स हाउ वी सॉल्व। हाँ भाई, कितना को समझ में आ गया?